हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। जैसे कि पिछले कुछ टाइम से मैं आप लोगों के लिए रीड के वीडियोस लेकर आ रही थी कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उन सभी वीडियोस के अंदर मुझे ये चीज़ मतलब बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी बच्चों के ये दिक्कत आ रही है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट कहीं भी पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं है। चाहे रीड एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट्स के लिए जो पूरा कंटेंट है, चाहे यूट्यूब पर वीडियोज़ हो, मार्केट में किताबें हो, सभी की सब हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वाले यदि मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें राजस्थान के अंदर, तो उनको इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो साइंस सब्जेक्ट के अंदर आ रही है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में पढ़ना थोड़ा टिपिकल है जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, तो ये चीज़ मैंने भी फील की है कि साइंस को हिंदी मीडियम में पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी के लिए जो राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। साइंस के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक्स के अंदर से मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि राजस्थान की जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 से क्लास 12 तक की, उनको एक बार पूरा वीडियोज़ में कवर कर लिया जाए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 7th की साइंस की बुक, और यहाँ मेरे साइड में उसका पीडीएफ खुला हुआ है। तो इस 7th क्लास की साइंस की बुक के अंदर आपके देख लीजिए ये वाले चैप्टर्स हैं, और यहाँ पे चैप्टर नेम आपको दिख जाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर आपके इसके अंदर टोटल हैं 13 चैप्टर्स। तो 13 चैप्टर्स में से इनमें से हम वैसे तो सारे चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं स्टार्टिंग उन चैप्टर से करना चाहती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब सभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस में होते ही हैं। अब वैसे तो फ़िलहाल रीड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो रीड वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान लेवल के, चाहे आपका टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स हो या फिर नॉन टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स हो, जिनके अंदर साइंस सब्जेक्ट रहती है, जो जनरल साइंस आपसे पूछा जाता है, तो उनमें भी ऑलमोस्ट सेम चैप्टर्स ही रहते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 3 है हीट वाला, ये कवर करेंगे। चैप्टर 4 एसिड बेस एंड साल्ट, एंड चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये 3 चैप्टर ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के अंदर है। तो ये तीनों चैप्टर एनसीईआरटी की बुक पर पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन हम पढ़ते जाएंगे, और शॉर्ट नोट्स से मैं आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आपके लिए अब अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साइड में चैप्टर 3 ओपन कर लिया है एनसीईआरटी का। वैसे तो मुझे चैप्टर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, बट चैप्टर 1 एंड 2 आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि 3, 4 और 5 हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल आपको हर चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हीट वाला चैप्टर है, इसके अंदर मैं आपको केवल वही चीज़ें बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ये देखो क्लास 7th की बुक है, तो ये 7th जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें लिखी हुई है। इतनी बेसिक बातें हमें सारी पता होती है, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ही मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हीट का बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है कि हीट क्या है। हीट एक तरीके से वही एनर्जी है। ठीक है, और फिर इसमें हॉट एंड कोल्ड इसको समझा रखा है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो एक्टिविटीज़ से आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले। जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो चीज़ें मैं आपको इसको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है ये है मेजरिंग टेम्परेचर। अब मेजरिंग टेम्परेचर, इसके अंदर एक ये पॉइंट है, द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो, थर्मोमीटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन जो थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं उस थर्मोमीटर को क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स इस तरीके से हाईलाइट किए हुए हैं, इन्हीं को ही आपको डायरेक्ट अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। इससे पहले इसमें जो ऊपर थ्योरी लिखी हुई है उसमें पूरा यही समझाया है कि टेम्परेचर क्या चीज़ है, टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं, हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है। तो ये 7th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी आपका जो लेवल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, जो बाकी है ना, इस पूरे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगी, तो उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इन्हीं को ही आप शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर थर्मोमीटर की रीडिंग के बारे में बताया हुआ है। इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब हम जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो उससे जब थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं ना तो उस वक्त हमें चेक करना होता है कि उसका टेम्परेचर है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस के लेवल पे हो। ये चीज़ रहती है जब भी हम टेम्परेचर चेक करते हैं थर्मोमीटर से। फिर नेक्स्ट जो आपको पॉइंट याद रखना है वो है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। वहाँ अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस भी होगा, केल्विन भी होगा, फ़ारेनहाइट भी होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सेल्सियस में ये है 37 डिग्री सेल्सियस। बाकी हम इसको अलग अलग यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, तो वो सब चीज़ें भी इसमें आगे आएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझे इसमें कोई मतलब वही बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो कि आपको याद रखना है वो है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। यानी एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तो इस अकॉर्डिंग इसकी रेंज क्या हो गई 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें नेक्स्ट आ गया इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यहाँ लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है और जो की पॉइंट आपको याद रखना है वो है इसकी रेंज, कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है। तो ये है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बस लिख लेने हैं, यही आपके ये इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। बाकी इसमें एक्टिविटीज़ दी हुई है तो ये आपके कोई काम की है नहीं, ठीक है। ये पूरी बुक मैंने पढ़ के खुद से पूरी पॉइंट एक पॉइंट देखा है, तब जाके वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो कि आपके काम की है। नाउ नेक्स्ट इसमें टॉपिक दे रखा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफ़र के इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। तो इनकी डेफिनेशंस आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि हीट किस किस मेथड से ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर पहले इन्होंने ये एक एक्टिविटी दी हुई है और इसके ज़रिए ये जो फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए मेटल स्ट्रिप, यहाँ पर एक मेटल की रॉड ले ली और उसको एक साइड से गर्म कर रहे हैं कैंडल लगाकर। देन उसका जो एक साइड से जब हम गर्म करेंगे तो पूरी रॉड दूसरे एंड तक भी गर्म हो जाएगी। तो इस तरह ये पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। अब वहाँ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन में आपको जो दे देगा कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा या रेडिएशन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कंडक्शन। इस तरीके से आपको डेफिनेशन डायरेक्ट याद रखनी है, सिर्फ डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। यहाँ पर है इसका सेकंड लाइन। तो इसमें यह है कि जो सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसके ज़रिए होता है, कंडक्शन प्रोसेस के ज़रिए। जैसे मेटल की रॉड है वो कैसी है, सॉलिड। तो ऐसे ही हम कोई भी मेटल की रॉड लेंगे तो ये कोई भी स्टील का बर्तन जैसे लेते हैं, स्टील की चम्मच को जब हम एक साइड से गर्म करते हैं तो वो पीछे तक फिर गर्म हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो इस तरीके से जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है कंडक्शन प्रोसेस के ज़रिए। ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ये पॉइंट मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आप आगे देखोगे एक और एक्टिविटी दे रखी है। फिर उस एक्टिविटी में कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये दो डेफिनेशन याद रखनी है। द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जिन मटेरियल से हीट ट्रांसफ़र हो जाए, जिनमें हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट पहुँचे, हीट ट्रांसफ़र हो, वो होते हैं कंडक्टर। और जिनके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है वो होते हैं इंसुलेटर। द मटेरियल विच डोंट अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। तो इनके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसलिए इनको इंसुलेटर बोलते हैं। और जो गर्म हो जाते हैं, जिनके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, वो कंडक्टर होते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हम सभी को पता है, हमने पढ़ रखी है, क्योंकि
इसमें ना बहुत ही मतलब ये कि एनसीईआरटी बेस्ड है ना, तो इसमें एनसीईआरटी अभी क्लास 7th की एनसीईआरटी है, तो बच्चों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में छोटी छोटी डेफिनेशन के जरिए ही समझाया हुआ है। हमें तो केवल एक बार एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि हाँ इसमें कोई वर्ड, कोई डेफिनेशन, कोई ऐसी चीज़ नई तो नहीं है जो कि हमने नहीं पढ़ी हो, तो उन चीज़ों को हम नोट्स में लिख लेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि ये एनसीईआरटी में बहुत कुछ आपको नया मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आती हैं, पढ़ी हुई हैं। फिर नेक्स्ट इसमें मुझे एक पॉइंट लगा यहाँ पर, When heat is heated, the water near the flame gets hot। यानी इसमें जैसे पानी गर्म होता है ना, तो पानी गर्म किस प्रोसेस के जरिए होता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। मैं आपको ये पूरा पॉइंट एक बार समझा देती हूँ। When water is heated, the water near the flame gets hot। यानी जैसे पानी गर्म करते हैं हम बर्तन के अंदर, तो जो वो नीचे का पानी होता है, वो नीचे का पानी कैसे होता है, गर्म होता है, मतलब नीचे फ्लेम जलती है तो नीचे का पानी गर्म होता है और फिर वो ऊपर रहता है पानी ठंडा। तो वो गर्म पानी, जैसे जैसे पानी गर्म होता रहता है तो गर्म वाला पानी ऊपर जाता है, ठंडा वाला नीचे आता है, गर्म, फिर वो ठंडा जो नीचे वाला रहता है वो फिर से गर्म होता है। तो इस तरीके से पानी गर्म होता है। वो पानी गर्म होने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर इसमें लिखी हुई है। तो इससे भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया। When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises। ठीक है, तो इस तरीके से पानी गर्म होता है यहाँ पर। और ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। पहले हमने जो प्रोसेस पढ़ा था वो था कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो रहा था कि हम रॉड को गर्म कर रहे थे तो एक साइड से हीट ट्रांसफर हो रही थी, उसको बोलेंगे कंडक्शन। अब ये जो सेकंड प्रोसेस आ गई है यहाँ पर, जो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है या कोई भी लिक्विड गर्म होता है, तो उसका जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और वो प्रोसेस कैसा रहता है कि जब भी हम कोई बीकर रखते हैं, जैसे देखो मैं आपको इसके अंदर दिखा देती हूँ, ये बीकर रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसमें आग लगा रखी है इस बीकर के नीचे, तो ये जो नीचे का पानी है, ये नीचे का पानी गर्म होगा, फिर ये गर्म होते हुए तो हॉट वाटर तो ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर का जो कोल्ड वाटर है ना, वो यहाँ साइड्स के, ये फ्लास्क के साइड में से नीचे जाता जाएगा और हॉट वाटर इधर की साइड से ऊपर जाता जाएगा। तो कोल्ड वाला नीचे आएगा, हॉट वाला ऊपर जाएगा, इस तरीके से वो पूरा पानी गर्म होता है आपका। तो इस पूरी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो यदि यहाँ पर एक से क्वेश्चन आ जाए कि पानी का जो गर्म होने का प्रोसेस है या फिर किसी भी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस से होता है, तो उसका आंसर है कन्वेक्शन। फिर इसमें कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया। तीसरी प्रोसेस आते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में देख लेते हैं। बाकी साइड में यहाँ पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का भी है, ये मतलब टॉपिक पढ़ने के लिए है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आता नहीं है लैंड ब्रिज सी ब्रिज वाला, तो इसलिए मैंने इसको केवल हाईलाइट कर दिया। आप एक बार देख लेना पीडीएफ के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस है इसमें रेडिएशन, जो कि यहाँ से हम देख लेते हैं। तो देखो रेडिएशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। यानी सूरज से जो हीट हमें मिलती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। जो डायरेक्ट सन से हमें एनर्जी मिल रही है, डायरेक्ट सन से जो रेडिएशन मिल रही है, उस प्रोसेस को ही हम रेडिएशन बोलते हैं। तो तीन प्रोसेस हमने पढ़ ली, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। यानी सभी जो हॉट बॉडीज रहती हैं वो सभी हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट इज एब्सॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। यानी जैसे कोई हॉट बॉडी है, उस हॉट बॉडी से एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, तो जब वो हीट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो जो हीट होती है ना, उसमें से कुछ हीट तो, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ हीट तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ हीट वो ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब कर लेगा और कुछ हीट ट्रांसमिट हो जाएगी। यानी कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ हीट उसने एब्सॉर्ब कर ली और कुछ हीट ट्रांसमिट हो गई। तो ये तीन प्रोसेस होती हैं जब भी एक हाई एनर्जी बॉडी से रेडिएशन निकलती है, ऑब्जेक्ट पर गिरती है, तो उसमें तीन प्रोसेस होती है, रिफ्लेक्टेड, एब्सॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है नीचे, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्सॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। और फिर जैसे ऑब्जेक्ट पे हीट आ रही है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो जाएगा। तो वो गर्म क्यों होगा, क्योंकि वो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, इस वजह से। तो यानी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे सूरज से हीट निकलती है, ऑब्जेक्ट पर गिरती है, तो वो ऑब्जेक्ट गर्म क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखें
तो आगे यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसके ज़रिए यहाँ पर ये समझाया हुआ है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी जो डार्क सरफेस होती है जैसे कि ब्लैक सरफेस, ब्लैक क्या है डार्क सरफेस, तो वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं एंड लाइट कलर के कपड़े हम कब पहनते हैं, गर्मियों में, क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, मतलब हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक तरीके से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, यानी जब कोई लाइट कलर के हल्के कलर के कपड़े के ऊपर जब हीट आएगी तो वो हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जैसे कि वाइट शर्ट या वाइट कुर्ती, और जबकि डार्क सरफेस जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हम सर्दियों में ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, वो हमें गर्म रखती है, ठीक है। ये रीज़न है, ये रीट में क्वेश्चन आया हुआ है। विंटर्स में डार्क सरफेस के जो कपड़े होते हैं, मतलब डार्क कलर के कपड़े हम पहनते हैं, गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, तो इसका आंसर है एक तो जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर के कपड़े जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, ये इसका रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है, wool is a poor conductor of heat, moreover there is a air trapped in between the wool fibers, this air prevent the flow of heat from our body to cold outside, so we feel warm, यानी जब हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें मतलब सर्दी का एहसास क्यों नहीं होता या हमें ठंड क्यों नहीं लगती गर्म कपड़े पहनने से, तो उसका रीज़न बताया हुआ है इसमें कि जो वुल होता है ना, वुलन कपड़े पहनते हैं तो उसमें जो ऊन ही होता है, ऊन क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है, यानी उससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, जो हमारी अंदर जब हम उसको पहन लेते हैं तो हमारे अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जाती है, क्योंकि वुल क्या है, पुअर कंडक्टर है, उससे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि जो नॉर्मल हम कपड़े पहनते हैं तो वो उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है। कोल्ड जो हवा, ठंडी हवा होती है वो अंदर जाती है और जो हमारे बॉडी की हीट है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, जबकि वुलन कपड़े हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से हम सर्दियों में वुलन कपड़े पहनते हैं और इसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती है, ये इसका रीज़न है, ठीक है। आगे बढ़े, ये चैप्टर आपका हो गया यहीं पे ख़त्म। अब इसमें लास्ट में कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, इसी तरीके से आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, बस मोटा मोटा आपको देख लेना है कि आपके काम का क्या है, बाकी तो उसमें बच्चों वाली थ्योरी लिखी हुई है जिसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जहाँ जिस पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे वो ही देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें आपको चौथा वाला पॉइंट याद रखना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, और इसका जो रेंज होता है वो होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ हमें याद रखनी है। लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट पॉइंट है, सॉलिड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के ज़रिए होता है, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी। लिक्विड के अंदर यानी जो पानी गर्म होता है तो वो किस प्रोसेस से होता है, कन्वेक्शन से होता है, तो लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, कन्वेक्शन रहता है। और जब जैसे कोई भी मीडियम नहीं है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, रेडिएशन, तो सूरज से जो किरणें आ रही हैं उससे जो मतलब हमें हीट मिलती है, तो उससे जो एनर्जी मिलती है वो प्रोसेस क्या होता है, रेडिएशन का, उसमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना लिक्विड है ना सॉलिड है, डायरेक्ट उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। ये 3 पॉइंट्स आपने इसमें याद कर लिए। बाकी इसमें फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक तरीके से जैसे फिलअप वाले क्वेश्चन हैं या मैच द कॉलम है, इनको आप ट्राई करके देखिएगा। जो अभी तक आपने पढ़ा है बिल्कुल बेसिक उनमें से आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, इसमें कुछ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, तो एक बार इन क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ के देखना। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, PDF में आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हो, जैसे कोई भी अदर स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आता है तो वो सभी का रिप्लाई आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट में आप पूछ लेना। तो ये तो हो गया अपना हीट वाला चैप्टर कंप्लीट। नाउ यहाँ से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। अब देखो, यदि आप चाहते हो कि ये एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की के पूरे चैप्टर्स आपको
पूरी वीडियोस मिले, पूरे 6th से 12th क्लास तक के कंप्लीट एनसीईआरटी के टॉपिक्स आपको मिले इसी तरीके से, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तक शेयर करना होगा, क्योंकि यदि मुझे वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर पाऊँगी, तभी मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँगी। यदि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, स्टूडेंट्स के कोई फीडबैक नहीं आते हैं, तो फिर मुझे इसे बीच में बंद करना पड़ेगा। तो सब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 आपका एसिड बेस एंड साल्ट। ये राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम है सभी के अंदर ये चैप्टर है, जिनके अंदर साइंस सिलेबस है ना, साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसके अंदर सभी में है ये एसिड बेस साल्ट, और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एसिड एंड बेस बेसिक चीज़ें दी हुई है यहाँ पर कि एसिड कैसे होते हैं। ये दी सब्सटेंस टेस्ट सॉर, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। और एसिड वर्ड जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, लैटिन वर्ड एक्रे से बना हुआ है। एसिडे मतलब एसिड हम बोल रहे हैं तो एसिडे भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है खट्टा। यानी जो एसिड शब्द है वो लैटिन वर्ड एसिडे से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है खट्टा, सॉर। फिर नेक्स्ट इसमें बेस की डेफिनेशन दी हुई है, सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी बेस कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड फील सोपी ऑन टचिंग, और फील करने में कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, बेस। और ये जो सब्सटेंस इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी टेस्ट में खट्टे होते हैं और सोपी टच होता है जिनका, वो सभी कैसे सब्सटेंस होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इंडिकेटर। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक, यानी कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसको हम टेस्ट किससे करते हैं, इंडिकेटर के जरिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और ए बेसिक सब्सटेंस, यानी इंडिकेटर से हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस। और कैसे पता लगेगा, इंडिकेटर उस सब्सटेंस का कलर चेंज कर देगा। जैसे कि ये कोई भी अपने सब्सटेंस लिया, अब यदि हमने उसमें इंडिकेटर से टेस्ट करा और उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया, तो इसमें भी ऐसे फिक्स रहता है कि यदि ये रेड हुआ तो एसिडिक होगा, ये ब्लू हुआ तो ये बेसिक होगा। इस तरीके से हम उसके कलर के थ्रू, उसके कलर के ज़रिए पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस। और जिसके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा, वो होते हैं इंडिकेटर्स। यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। जैसे टर्मरिक है, यानी हल्दी, हल्दी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। तो जैसे जब हमारे कपड़ों पे दाग धब्बे लग जाते हैं, जैसे हल्दी का दाग लग जाता है, तो वो हल्दी क्या है, इंडिकेटर है एक तरीके से। और जब हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, पीला दाग लाल हो जाता है। तो यानी उसने उसका कलर चेंज कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी है कि यदि बेस होगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा, यानी वो साबुन लगा वो कैसा है, बेसिक है, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से इसमें आगे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि उससे एसिड में कौन सा कलर होता है, बेस में कौन सा कलर होता है, किसको यूज़ करने से कौन सा कलर चेंज होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसमें इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड और बेस, यानी कौन एसिड है कौन बेस है। तो उसमें एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे टर्मरिक इंडिकेटर है, लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं, चाइना रोज़ हो गया। चाइना रोज़ कौन सा है, जो आपका गुड़हल का फूल होता है ना, रेड कलर का एक फ्लावर होता है बड़ा सा, वो होता है। तो ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़े। तो आगे यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि एसिड, ये सारे एसिड के नेम हैं और किसके अंदर कौन सा एसिड पाया गया है, तो वो एसिड के नेम आपको पता होने चाहिए। फिर नीचे यहाँ पर इसमें बेस लिखे हुए हैं और ये वाले बेस मतलब किस में पाए जाते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स ये समझ लो कि ये टेबल आपको एज इट इज़ अपने नोट्स बना रहे हो उसमें छाप लेना और डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, अंटस्टिंग में। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, जो सिट्रस फ्रूट यानी जो खट्टे जो फल होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि अपना ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। फिर लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर पाया जाता है। स्पिनच यानी पालक के अंदर कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। देन नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड।
एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी विटामिन सी जो होता है तो ये किस में पाया जाता है, आंवला में और सिट्रस फ्रूट में। यानी जो सिट्रस फ्रूट है उसके अंदर आपका एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है और सिट्रिक एसिड भी होता है, दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड आपका टेमेरिंड में, ग्रेप्स में और अनराइप मैंगोज में, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑल द एसिड मेंशन अबव अकर इन नेचर, ये सारे जो एसिड हैं ये नेचर में पाए जाते हैं, यानी ये नेचुरल एसिड हैं एक तरीके से, क्योंकि हम इनको खा रहे हैं ना, हमारे फल में है और मतलब अलग अलग चीज़ों में है, खाने वाली चीज़ों में एसिड है, नेचुरल एसिड है ये। फिर नेक्स्ट इसमें नीचे बेस लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर पाया जाता है, लाइम वाटर के अंदर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे साबुन होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साबुन के अंदर कौन सा बेस होता है, तो NaOH और KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेचुरल इंडिकेटर पर आते हैं। पहला आपका नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है लिटमस पेपर। अब इस लिटमस पेपर के बारे में लिखा हुआ है कि ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकन से। ये मतलब पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलता है, तो लाइकन से मिलता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इसमें, इसका कलर कौन सा होता है, मैट पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, यानी लिटमस का कलर एक तो होता है कि एसिड में वो रेड हो जाता है और बेसिक में ब्लू हो जाता है, ये पॉइंट तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअल में लिटमस का कलर कैसा होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पल कलर। एक्चुअल में जो प्योर लिटमस जो होता है उसका कलर होता है पर्पल, ठीक है। व्हेन एसिड एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, एसिड में डाला तो लाल हो गया यानी रेड हो गया, बेसिक से ब्लू हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, यानी लिटमस का सोल्यूशन भी आता है और लिटमस स्ट्रिप भी आपने देखी होगी, मतलब हमने लिटमस पेपर मिलते हैं ना मार्केट में, तो उसमें आपने देखा होगा रेड कलर के लिटमस पेपर भी होते हैं, ब्लू कलर के लिटमस पेपर भी होते हैं। तो पेपर के फॉर्म में, जैसे उसमें यदि रेड कलर का लिटमस पेपर है उसको बेसिक में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर उसको एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये लिटमस पेपर की फोटो भी दिखाई हुई है। फिर इसके बाद आपको जो इसमें पॉइंट याद रखने हैं, ये के वाला पॉइंट है यहाँ पर, द सोल्यूशन विच डोंट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी ऐसे सोल्यूशन जो कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहे, ना एसिड में चेंज कर रहे हैं ना बेसिक में चेंज कर रहे हैं, वो सोल्यूशन कैसे होंगे, न्यूट्रल सोल्यूशंस होंगे। दी सब्सटेंस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है, ना ही वो एसिड होते हैं ना ही वो बेस होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हल्दी वाला दिया हुआ है कि हल्दी भी अपना एक इंडिकेटर होता है ना, तो यहाँ पर हल्दी के बारे में भी लिखा हुआ है, तो ये तो हमें पता है, इसका जो पॉइंट लिखा हुआ है वो हमें पता है। फिर नेक्स्ट इसमें चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, जो कि मैंने आपको बताया था, गुड़हल का जो फूल होता है, तो वो गुड़हल का फूल जो लाल रंग का होता है उसका रस निकाल लेते हैं और उसका रस जो होता है ना वो इंडिकेटर का काम करता है। उस रस से ही हम पता करते हैं कि मतलब एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस में कौन सा कलर देगा। तो यहाँ पर देखो पॉइंट लिखा हुआ है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन आता है इससे कि चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, यानी जब हम चाइना रोज का यूज़ करते हैं एसिडिक सोल्यूशन में तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, मैजेंटा कलर हो जाएगा, और बेसिक सोल्यूशन में ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कलर चेंज करेगा एसिड में और कौन सा कलर बेस में। बेस के अंदर ग्रीन हो जाएगा, एसिड के अंदर डार्क पिंक हो जाएगा, मैजेंटा कलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एसिड रेन से रिलेटेड, कि हमारी जो एसिडिक रेन होती है यानी अम्ल वर्षा जो होती है तो उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू द एयर एज ए पोल्यूटेंट डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड। देखो एसिड रेन कब बनती है, तो ये पॉइंट इसमें समझाया हुआ है कि एसिड रेन कब बनती है, क्यों बनती है। जब वर्षा होती है तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये तीनों गैस जब मतलब वाटर से कनेक्ट करती हैं तो ये एक एसिड बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सा एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सा एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कौन सा एसिड बनेगा, निट्रिक एसिड। ये तीनों आपको याद रखनी है कि एसिड रेन इसकी वजह से होती है और इसमें कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड ये फॉर्म होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इस वजह से एसिड रेन
जो मतलब एसिड रेन का जो पीएच है, इसके आपको पता होगा एसिड रेन का पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है, 5 से 6 के बीच में एसिड रेन का पीएच हो जाता है। तो वो चीज़ आपको पता होगी, है ना। एसिड रेन की वजह से जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो काले पड़ते जा रहे हैं, है ना। जैसे अपना ताजमहल है तो उसका कलर डाउन होता जा रहा है ना, वो एसिड रेन की वजह से ही तो हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इसमें है न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें आपका जो पॉइंट दिया हुआ है वो फिनोप्थलीन, एक इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे अभी तक हमने लिटमस पेपर पढ़ा, टर्मरिक, चाइना रोज, अब ये तो थे नेचुरल इंडिकेटर। अब एक है सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी जो हमने ही बनाया है वो इंडिकेटर, वो है फिनोप्थलीन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस। यानी फिनोप्थलीन को जब हम बेस के अंदर मिलाएंगे तो ये पिंक कलर देगा, और एसिड के अंदर मिलाएंगे तो ये कलरलेस रहेगा, यानी इसका कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन से डायरेक्ट आएगा कि फिनोप्थलीन एसिडिक में कौन सा कलर देगा। तो इसमें आपको बताया हुआ है एसिडिक के अंदर नो कलर चेंज और बेसिक के अंदर पिंक कलर इसका चेंज होगा। ये कलर आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन वाला है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो मतलब साल्ट फॉर्म करते हैं, यानी उनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और जब वो उसका जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो बनता है साल्ट। यहाँ पर देखो रिएक्शन लिखी हुई है, एसिड प्लस बेस से क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, और इसमें हीट भी निकलेगी। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी इसमें हीट का भी ध्यान रखना है, हीट इसमें निकलती है बाहर, ठीक है। एक तो होता है कि हीट एब्जॉर्ब और एक होता है हीट इवॉल्व। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, यानी जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और हमने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इनसे क्या बनेगा NaCl प्लस H2O, यानी यहाँ पर साल्ट बन गया, एक तो NaCl का तो साल्ट बन गया और H2O इसमें बाहर निकल गया। ये हो गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हमारे लाइफ में क्या क्या रोल है, तो वो हम देख सकते हैं। इसमें पहला तो हो गया इंडाइजेशन। इंडाइजेशन जब हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसका मतलब उसमें एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो उस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम उसको बेस देंगे, और बेस देंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसी से हमारा जो इंडाइजेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि अवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से हमें इंडाइजेशन होता है, और दैट्स वाई वी टेक एंटी एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर हम अपने पेट के लिए कुछ बेस उसको देंगे, तो वो बेस कौन सा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये हमारे पेट के एसिड को कम कर देता है। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अंटवाइट का। अंटवाइट के अंदर देखो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कौन सा एसिड होता है, अंटवाइट में फॉर्मिक एसिड होता है। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट याद रखना है ये पॉइंट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, NaHCO3, ठीक है। ये होता है अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि अंटवाइट, यानी जब हमें चींटी काट लेती है तो वो सूजन सा हो जाता है ना, ऐसे फूला फूला सा हो जाता है, तो उसको हम किस तरीके से क्योर करते हैं, उसमें एसिड गया, एसिड की वजह से वो स्वेलन आ गई उसके अंदर, तो वो उस एसिड का जो नेचर है वो कम कैसे होगा, जब हम उसको बेस देंगे। तो अंटवाइट में हम कौन सा बेस यूज़ करते हैं, तो वो होता है बेकिंग सोडा। उसमें यदि हम बेकिंग सोडा लगा दें तो उसका जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाएगा, और इसकी जगह हम कैलेमाइन सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, यानी हम या तो बेकिंग सोडा लगा दे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा दे, या फिर हम कैलेमाइन सोल्यूशन लगा दे। कैलेमाइन सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये दो बेस हम यूज़ कर सकते हैं अंटवाइट के अंदर। और जबकि पेट में यदि इंडाइजेशन होता है तो उसमें हम कौन सा बेस यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट तीसरा इसका केस है सॉइल ट्रीटमेंट।
मिट्टी के अंदर जब एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उसे बेस डालते हैं, और यदि बेसिक नेचर की मिट्टी हो गई तो हम उसके अंदर एसिड डालेंगे। तो वो पॉइंट है इसके अंदर। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, यानी यदि जो हमारी मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक हो गई या ज़्यादा बेसिक हो गई तो वो ग्रो नहीं करेंगे उसके अंदर प्लांट्स। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेस लाइक क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे, बेस कौन सा डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO अपना कैल्शियम और ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विकलाइम। और स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या तो हम उसमें क्विकलाइम डालेंगे या फिर स्लैग्ड लाइम डालेंगे, या तो कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, यदि सॉइल बेसिक हो जाती है तो फिर हम उसके अंदर क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, ताकि उसका जो नेचर है वो न्यूट्रल हो सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये चैप्टर भी आपका यहीं पे खत्म हुआ। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान रख लेना, तो ये चारों पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देख लेते हैं इनको। एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड खट्टे होते हैं, जबकि बेस कैसे होते हैं, बेटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। इनकी प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड और बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसको देखो याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे मैंने याद कर रखा है इसको। बेस ब्लू कर देगा, बेस यानी बी, बेस में ब्लू बी आ रहा है ना, तो बेस क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, यानी लिटमस पेपर को जब हम बेस में डालेंगे तो ब्लू कर देगा, और एसिड यानी लाल हो जाता है तो एसिड में रेड कर देगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। Solution of a substance that show different color in acidic, basic, neutral substance are called indicator. Indicator अलग अलग कलर शो करते हैं ना, एसिडिक में अलग, बेसिक में अलग, न्यूट्रल में अलग। लास्ट पॉइंट है, an acid and a base neutralize each other and form salt. साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट फॉर्म होता है। अब वो जो साल्ट फॉर्म हुआ है ना, वो साल्ट खुद एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तीनों तरीके के साल्ट इसमें बनते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो साल्ट बनता है वो किस तरीके का होता है, तो वो एसिड भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह है, और कुछ फिलअप्स भी होंगे इसमें आगे, तो ये चीज़ आप देख लेना, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। आगे बढ़े हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 5, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बहुत ही छोटा सा और इजी से चैप्टर है। फिजिकल चेंज जो कि हमें दिखते हैं, यानी जो उसकी बॉडी में जो भी चेंज हो वो फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जो कि रिएक्शन करने से हो रहे हैं। इतने में आपका चैप्टर खत्म है, ये 2 लाइन इसमें बताई हुई है। बाकी कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो इसमें देख लेते हैं। ऊपर तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए जो बताई है इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पर जो ध्यान रखने हैं वो ये पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट पता होना चाहिए, मतलब वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही है, फिर भी एक बार पढ़ने के लिए हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर। शेप, साइज और कलर में जो चेंज होते हैं उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज के अंदर जब क्या होता है कि कुछ नया नहीं बनता, जैसे कोई भी यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक पेन होता, तो पेन का यदि मैं ढक्कन को ऐसे मोड़ दूं तो उसमें कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है, बस उसकी बॉडी में चेंज आ गया, तो ये हो गया उसका फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर केमिकल चेंज स्टार्ट हो गया। तो केमिकल चेंज में एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम सब लेते हैं वो है लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग जब लग जाती है, यानी आयरन जब मॉइस्चर से और ह्यूमिडिटी से रिएक्शन करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, यानी जंग बना लेता है। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया रस्ट, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, रस्ट जो फॉर्म होता है, मैंने आपको हिंदी में इसमें बता दिया, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि रस्टिंग क्या है। लोहे पर जंग लगना ही रस्टिंग है, और उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। फिर और तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ये है यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी में देखिए, इसमें देखो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल, नीला तोता,
ठीक है। नीला तोता जो होता है कॉपर सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला आपको मतलब पता होना चाहिए। ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। अब देखो जो कॉपर सल्फेट होता है तो उसके अंदर जब हम कुछ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। और फिर उसके अंदर यदि हम एक लोहे की कोई भी कील डाल दें या कोई ब्लेड डाल दें तो वो जो उसका कॉपर सल्फेट है वो उस लोहे के अंदर आयरन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? फिर ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है एक, और इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। इसकी यहाँ पर रिएक्शन भी लिखी हुई है, देखो। जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो हमने लिया ब्लू कलर का, इसमें जब हम आयरन को डाल देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? हमारे पास आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का हो जाएगा, प्लस कॉपर जो कि ब्राउन डिपॉजिट, यानी जो लोहे के ऊपर भूरी भूरी सी जो लाइन जम जाएगी वो किसकी जम जाएगी? कॉपर की जम जाएगी। जो कॉपर हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, उसका कॉपर उसमें आ जाएगा, किसमें? ब्लेड के ऊपर, कील के ऊपर, उसमें कॉपर उसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो वो बन जाएगा अलग से कॉपर। और आयरन सल्फेट सोल्यूशन, जो आयरन है वो सोल्यूशन के साथ घुल जाएगा और ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना लेगा। तो ये वाली पूरी प्रोसेस की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। और इसमें एक तरीके से केमिकल चेंज है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे विनेगर होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, उसकी रिएक्शन जब हम बेकिंग सोडा के साथ कराते हैं, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। तो ये रिएक्शन इसमें दे रखी है, इसलिए ये रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये रिएक्शन आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में इसमें वही बताया हुआ है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, उसी को ही क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। और इस तरह की रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, यानी HCl, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसी से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस चलता है तो वो क्या है? केमिकल प्रोसेस है। जैसे एग्जाम्पल से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ये आपको पकड़ने हैं कि बुक के अंदर कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो एक तो हो गया डाइजेशन ऑफ फूड, दूसरा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फल का जो पक जाना। फल जब बहुत ज़्यादा ऐसे केला रहता है तो स्टार्टिंग में तो पीला रहता है, फिर धीरे धीरे वो काला पड़ता जाता है, यानी वो पकने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या है? तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है? केमिकल चेंज है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इजी से, बेसिक से। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दे रखा है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का फर्मेंट हो जाना, खट्टा हो जाना, हैपन्स ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ये सभी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। फिर यहाँ पर इसमें साइड में एक और रिएक्शन दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, इससे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच मेक द लाइम वाटर मिल्की। जैसे ही हम लाइम वाटर के अंदर CO2 को ऐड करेंगे तो उससे हमें एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, और वो जो लाइम वाटर होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसका जो कलर चेंज होना, ये क्या प्रोसेस शो करता है? केमिकल चेंज को शो करता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ये हमारा जो ऊपर वाला रिएक्शन था, जो नीला थोथा वाला हमने देखा था, वो चीज़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पे जंग लगना। वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आयरन के साथ जब ऑक्सीजन और वाटर कांटेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी जंग बन जाती है। रस्टिंग के लिए और जंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना ज़रूरी है, ये पॉइंट ध्यान रखना। जैसे जब लोहे के अंदर जंग लगती है तो उसको ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए, उसको पानी का मॉइस्चर भी मिलना चाहिए, तभी उस पर जंग लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, और जैसे जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसके कौन कौन से मेथड्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला मेथड है प्रिवेंट आयरन पार्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन। एक तो उसको हवा लगने से रोके, हवा और पानी लगने से रोके। तो इसका कौन सा सीधा सा तरीका है? अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। या तो हम उस पर पेंट कर दें या फिर हम उस पर ग्रीस लगा दें, जिससे वो डायरेक्ट पानी के कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट हवा के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। अनदर वे इज टू डिपोजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक।
जिंक और आयरन। यानी दूसरा तरीका है इसमें कि आयरन के जो लोहे के सामान बनते हैं ना, उनके ऊपर क्रोमियम या जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भी उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। अब ये जो आयरन के ऊपर हम जिंक की जो परत चढ़ाते हैं ना, जिंक की जो लेयर चढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, द आयरन पाइप्स, जो हम घरों में आयरन लोहे के जो पाइप लगे रहते हैं ना, तो उन पे क्या है कि गैल्वेनाइज कर देते हैं, उन पे जिंक की लेयर चढ़ी रहती है, जिसकी वजह से उन पे जंग नहीं लगता है। जिनके घरों में लोहे के पाइप होते हैं तो उन पे क्या है, जिंक की परत चढ़ी हुई रहती है। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल्स में दे रखा है। फिर नेक्स्ट इसमें क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन आपको देखनी है। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसके जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, जो सोल्यूशन के अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि क्रिस्टल्स फॉर्म होना, कोई भी सोल्यूशन है उसके मोटे मोटे ऐसे टुकड़े बन जाते हैं क्रिस्टल जैसे, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये चैप्टर भी आपका यहीं पे ख़त्म हुआ। इसमें लास्ट में की पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे ट्रू फॉल्स वाले, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में। ये जो फिलअप वाले हैं इनको आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके 3 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। यदि इस वीडियो पे जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहा तो मैं आगे एनसीईआरटी के बाकी के चैप्टर्स भी आप सभी को जल्द ही प्रोवाइड करूँगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आगे की और भी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।